गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने आईआईटी जेम 2022 का क्वेश्चन नंबर 26 है, जो मैं लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ हमारे पास H है, वो एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ओवर R पे वेक्टर स्पेस डिफाइन है और इसकी हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी डायमेंशन ऑफ H ओवर R। तो इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है और जो आपके पास H में जो मैट्रिक्स आ रही हैं उसकी एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड से ली गई है और जो फील्ड है वो क्या डिफाइन है, आर डिफाइन है। तो इस स्पेस की जो डायमेंशन है वो क्या आएगी। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अगर मान लो मैट्रिक्स एम है, उसकी अगर एंट्रीज हैं ए आई जे, इसकी अगर एंट्रीज हैं ए आई जे, और हम मान के चल रहे हैं कि ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। भाई आपके एग्जाम में 4x4 के लिए पूछा गया था, हम इसको एन क्रॉस एन के लिए सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने क्लास में करवाया भी थे आपको। तो यहाँ एन क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए आई जे इसकी एंट्रीज हैं। तो इसमें जो मैट्रिक्स आ रही है उनकी जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड से ले रहे हैं, यानी जो एंट्रीज है वो सी से ले रहे हैं। और एच कहाँ डिफाइन है, ओवर आर। तो फील्ड क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ देखो एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहे हैं और साथ में इंफॉर्मेशन क्या है कि जो एम ट्रांसपोज है वो एम के कॉन्जुगेट के बराबर है। कहने का मतलब देखो ए आई जे, अगर ए आई जे का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर है ए जे आई के, ए आई जे का कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर है, ए जे आई के बराबर है। और फॉर ऑल आई जे के लिए तो कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में दिया हुआ था। कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अगर मान लो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो देखो बच्चों इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ से एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है A11, A12 और ये A1n, ये एंट्रीज लिख सकते हैं। यहाँ A21, A22 और A23, इस टाइप से सारी एंट्रीज A2n, इस तरीके से यहाँ एंट्रीज AN1 और ये आ जाएगी AN2 और यहाँ ये जो एंट्रीज होगी ANn, ठीक है। अब देखो हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, हमें ये पता है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं वो इन एलिमेंट्स के क्या हैं, बराबर हैं। तो आप ये एलिमेंट जनरेट कर लो या फिर ये एलिमेंट जनरेट करो, फिर ये जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अवयव है, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, जो A12 है वो किसके बराबर है, यानी A12 का कॉन्जुगेट है वो A21 के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास A12 आ गया तो उसका कॉन्जुगेट करोगे तो A21 भी आ जाएगा। अगर A12 आ गया तो उसका कॉन्जुगेट करोगे वो A21 आ जाएगा। तो अगर आप इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब अगर ये एलिमेंट्स अगर आपके पास जनरेट हो जाएं तो ये एलिमेंट्स अब जनरेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ से इनको जनरेट करने की। और हमें यहाँ पे पता है बच्चों कि इस रो के अंदर कितने एलिमेंट्स जनरेट करने, हमें n एलिमेंट्स जनरेट करने हैं। और अगर यहाँ से हम देखें तो सेकंड रो में कितने एलिमेंट जनरेट करने हैं, यहाँ से हमें n-1 एलिमेंट जनरेट करने हैं। और अगर थर्ड रो की बात करेंगे तो वहां से n-2 एलिमेंट जनरेट करने हैं और लास्ट में हमें 1 एलिमेंट जनरेट करना है। तो कहने का मतलब जो इस मैट्रिक्स के लिए जो हमें अवयव जनरेट एलिमेंट्स जनरेट करने वो कौन से, फर्स्ट रो में n एलिमेंट, सेकंड में n-1, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो इन एलिमेंट्स के क्या हैं। यहाँ से हम अगर ये एलिमेंट हमें पता चल जाए तो उनका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमें जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब देखो यहाँ से हमें n एलिमेंट्स हैं, वो n अवयव हैं या n एलिमेंट्स हैं वो जनरेट करने थे। यहाँ से n-1, यहाँ से n-2 और यहाँ से 1। तो अब हमें इसकी डायमेंशन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ध्यान दो कि इसमें जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, एंट्रीज जो मैट्रिक्स की एंट्रीज है वो सी से, यानी कॉम्प्लेक्स फील्ड से ले रहे हैं। और जो मैट्रिक्स जो आपका जो स्पेस है वो किस पे डिफाइन है, ओवर आर पे डिफाइन है, यानी रियल फील्ड पे डिफाइन है। तो जब हमें ये सारी एंट्रीज हैं वो कितनी हो जाएंगी, अगर इनको ऐड करते हो तो n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस सो ऑन प्लस 1। तो ये जो सारी एंट्रीज है वो कितनी आएंगी, n इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएंगी। ये जो सारी एंट्रीज है वो कितनी आ जाएंगी, n इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएंगी। लेकिन आप खुद देखो, अगर आप एंट्रीज रियल फील्ड से लेते हैं तो जब आप इसके बेसिस लिखते हो तो बेसिस लिखोगे तो क्या आएंगे, इसमें इतनी एंट्रीज तो ये आएंगी। लेकिन इन एंट्रीज से आप केवल और केवल जो रियल एंट्रीज वाले जो मैट्रिक्स हैं वही जनरेट कर पाओगे। क्योंकि हमें पता है जब जनरेटिंग सेट लिखेंगे तो इसमें जो बेसिस में जो एलिमेंट आता है तो β1 का मतलब क्या आएगा बच्चों,
अगर मैं इसकी बेसिस की बात करूं तो बीटा 1 में कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 1 0 0 0, और यहाँ बाकी सारी एंट्री 0 आ जाएंगी। और जो स्केलर लेंगे वो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वो हम रियल फील्ड से लेते हैं। तो अगर आपने यहाँ 1 रखा, बाकी सब जगह 0 रखेंगे, फिर सेकंड एंट्रीज पे 1 रखेंगे, बाकी सब जगह 0 रखेंगे, फिर थर्ड एंट्रीज पे 1 रखेंगे, बाकी सब जगह 0 रखेंगे। तो ऐसे ये जो n+1 n इंटू n+1/2 जो एंट्रीज हैं, इन सब पे हम 1 रख के ये बेसिस में एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन इनसे आप सारी मैट्रिक्स जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं वो मैट्रिक्स यहाँ से जनरेट नहीं होंगी, क्योंकि आप बीटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 1 से, बीटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 2 से, और अल्फा 1 अल्फा 2 और ये जो अल्फाइज हैं ये सारे आप कहाँ से ले रहे हैं, रियल फील्ड से ले रहे हैं। तो रियल फील्ड से अगर हम लेंगे तो ये मैट्रिक्स जनरेट नहीं हो पाएंगी सारी की सारी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एंट्रीज है वो क्या लेनी है, फील्ड क्या है, यहाँ पे एंट्रीज जो ले रहे हैं वो सी से ले रहे हैं। इसका मतलब इसकी बेसिस में ये एलिमेंट्स तो आएंगे, और ये कितने आएंगे बच्चों, ये 0 0 0 और यहाँ से 0, और ये लास्ट एंट्री यहाँ 1 होगी। तो ये हमारे n इंटू n+1/2 एंट्रीज तो ये आ जाएंगी, और इनको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल मैट्रिक्स जो है वो जनरेट हो जाएंगी। साथ में अब यहाँ पे ये जितनी आई उतनी एंट्रीज यहाँ से लाएंगे, यहाँ आयोटा रख देंगे, और आयोटा और बाकी सब जगह 0, यहाँ 0, बाकी सब जगह 0, और ऐसी कितनी आएंगी, ये भी कितनी मैट्रिक्स की जरूरत है, n इंटू n+1/2। तो अगर ऐसी मैं रखता हूँ n इंटू n+1/2, तो यहाँ जो एंट्रीज आएगी 0 0 और ये 0 और यहाँ आयोटा, ठीक है। तो अब ये जो टोटल हो गई वो कितनी हो गई, वो n इंटू n+1/2 तो ये वाली होगी, और n इंटू n+1/2 ये रख दी मैंने। तो टोटल ये कितनी हो गई, ये हमारे पास एंट्री जो हो गई वो हो गई 2 इंटू n+1/2, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दें यहाँ पे कि जो हमारे डायगोनल एंट्रीज हैं, तो डायगोनल एंट्रीज के बारे में जब आप देखेंगे तो यहाँ में दिया हुआ है aij का जो aii हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज की बात करेंगे तो अगर aii का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं बच्चों, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ai के बराबर, aii के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल एंट्रीज जो है, तो आपको ये पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो अगर डायगोनल एंट्रीज का कॉन्जुगेट उसी के बराबर, तो ऐसा कब होता है, जब हमारे पास एंट्रीज है वो किससे ले रहे हो आप, रियल फील्ड से, क्योंकि रियल नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तभी उसका कॉन्जुगेट उसके बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी आपके पास, उन डायगोनल एंट्रीज पे केवल और केवल आपके पास हमेशा क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। तो वहां ये जो आपने बेसिस में एलिमेंट रखे हैं, जिसमें आप आयोटा वाली जो बेसिस ले रहे हो, ये एलिमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल रियल एंट्रीज जनरेट करनी है आपको। तो अब आपने जो टोटल लिए वो कितने थे, 2 इंटू n+1/2 हो गए। अब आप इसमें से -n कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो इनको भी 2 बार काउंट किया उसमें, एक बार तो कब, जब यहाँ सब जगह 1 ले रहे थे, और एक अपने वहां पे आयोटा रख दिया सब जगह, तो वो वाली एंट्रीज में हमने इसमें काउंट कर ली है, लेकिन वहां उनकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि aii का जो कॉन्जुगेट है वो इसके बराबर कब आएगा, जब वो रियल एंट्रीज होंगी। तो यहाँ आपको केवल रियल एंट्रीज ही जनरेट करनी थी, डायगोनल पे कभी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या बन गई बच्चों, 2 इंटू n+1/2 -n। ये -n मैंने कौन से किए हैं, जब आप ये बेसिस में एलिमेंट रख रहे हो और डायगोनल पे जब यहाँ आई रखोगे, वो मैट्रिक्स मैंने हटा दी इसमें, और डायगोनल पे यहाँ आई रखोगे, आयोटा रखोगे, वो मैट्रिक्स मैंने हटा दी, और सब जगह डायगोनल पे जब आप आयोटा रखोगे वो वाली जो मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ से स्किप कर दी। तो इसकी जो डायमेंशन बनी वो आ गई 2 इंटू n+1/2 -n, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n²। और आपकी एग्जाम में जो पूछा गया था उसमें n की वैल्यू क्या दे रखी थी, केवल और केवल 4 वैल्यू दे रखी थी। तो आप वैल्यू 4 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ से इसका जो आंसर था वो आपका आ जाएगा 16, यानी इस स्पेस की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो आप इसको n×n के लिए सोल्व कर सकते थे, जबकि आपके एग्जाम में तो केवल और केवल 4×4 की मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ये बेसिस वाला जो कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो एलिमेंट हमने n इंटू n+1/2 है वो कौन से रखे थे, पहले
क्योंकि इसकी जो एंट्रीज हैं एंड जो स्केलर हैं वो कहाँ से लेंगे आप, आर से लेंगे। तो अगर स्केलर आर से लेंगे तो वहां से आप ये सारी मैट्रिक्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने फिर बेसिस में आयोटा 0 0 ये एलिमेंट रखे। अब यहां हमने क्या रख दिए, टोटल एलिमेंट 2 इंटू एन एन प्लस 1/2 रख दिए। लेकिन फिर हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वहां हमेशा क्या आएंगी, रियल एंट्रीज आएंगी, तो वहां कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो एन एलिमेंट जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए उनको हमने हटा दिया। तो ये एन स्क्वायर है वो इस स्पेस की क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। और हमें एन की वैल्यू 4 दे रखी थी, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते थे। थैंक यू।